यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। अर्ज किया है कि यूं ही ना अपने मिजाज को आप चिड़चिड़ा कीजिए। जब भी कोई आपसे छोटी बात करे, जब भी कोई आपसे छोटी बात करे, बस एक बार अपना दिल आप बड़ा कीजिए। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस के इस दबंग बैच के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिसमें आपका जो चैप्टर रहने वाला है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटेटिव फील्ड से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 3 का पार्ट है। और आपको पता होगा चुंबकत्व एवं द्रव्य आपके सिलेबस से इस साल बाहर हो चुका है, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, ये आपके एग्जाम में सम्मिलित किया गया है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी सी पहले बेसिक बात करेंगे और इसके बाद हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है और इसका सदिश रूप किस प्रकार से होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस खूबसूरत सेशन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेश क्या है। जैसा कि आपको जनरल डेफिनेशन पता होगी, आवेश बराबर आपका धारा गुणे समय होता है। ये धारा के सूत्र से है, क्योंकि आई बराबर आपका क्यू अपॉन टी होगा। तो यदि आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। आवेश बराबर धारा गुणे समय हो जाएगा। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ये आपकी जो है एक जनरल डेफिनेशन है। यदि हम किताबी डेफिनेशन की बात करें तो आवेश जो है, ध्यान रखेंगे, एक भौतिक राशि है। आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे किसी भी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखने पर, या आप पढ़ रहे हैं चुंबकत्व तो या तो चुंबकीय क्षेत्र हो या कि विद्युत क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है। ध्यान रखेंगे, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है। इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले चैप्टर में जो हम पढ़े हैं, मुख्य रूप से थोड़ा सा जनरली बात कर लेते हैं। वो हम बात किए हैं स्थिर वैद्युत, मतलब ऐसी विद्युत की स्टडी करते हैं, ऐसे आवेश की स्टडी करते हैं जहां पर आवेश आपका रुका रहता है, मतलब आपका चार्ज या आवेश जो है विरामावस्था में रहता है, रुका रहता है। लेकिन जब आप चुंबकत्व में पढ़ते हैं, यूनिट 3 में आते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो गतिमान आवेश, मतलब जो आवेश रहेगा वो गति अवस्था में रहेगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। दूसरी बात यहाँ पर आप देख रहे हैं चुंबकत्व की, तो चुंबकत्व की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। आई होप आपको चुंबक पता होगा। चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आई होप आपको चुंबकत्व के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो आइए इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है बायो सेवर्ट का नियम। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख लें कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था, यदि किसी धारावाही चालक तार, यहाँ से देख पा रहे होंगे यक्षवाही धारावाही चालक तार के अल्पांश में यदि कैपिटल आई धारा, ध्यान रखेंगे, कैपिटल आई धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही हो, इस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, एरो से आपका क्लियर है, तो तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो ये जो डेल एल लंबाई के अल्पांश ए बी, यह आप देख पा रहे हैं फिगर में, डेल एल लंबाई का ये अल्पांश है आपका ए बी, से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में अपने प्रयोगों के आधार पर बताया, यदि किसी धारावाही चालक तार यक्षवाही के डेल या लंबाई के अल्पांश, यहाँ पर आप नाम ये भी बता सकते हैं, में
कैपिटल आई धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल B का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? नहीं समझ में आई है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर रिपीट करेंगे। यहाँ से आप फिगर से देखने की कोशिश करें। यह एक आपका धारावाही चालक तार एक्स वाई है और इसमें कैपिटल आई धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ जो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं या चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ से यदि आप देखें कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो अल्पांश ए बी, अल्पांश का मतलब है इस धारावाही चालक तार को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं और एक पार्ट को हम अल्पांश बोल रहे हैं। तो देख पा रहे हैं अल्पांश वैसे वास्तव में बहुत छोटा होगा, लेकिन डायग्राम में दिखाने के लिए हम इतना बड़ा अल्पांश लिए हैं। आप चाहें तो और छोटा ले सकते हैं, लेकिन फिगर फिर आपका स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं। तो देखिए क्या बताया था, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट ने सन 1820 में अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि किसी धारावाही चालक तार देख पा रहे हैं यक्स वाई के अल्पांश ए बी में या डेल एल लंबाई के अल्पांश ए बी में कैपिटल आई धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो अल्पांश से, ये अल्पांश से आप देख पा रहे हैं आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो आई होप अब आपको ये डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लें। स्टार्टिंग में आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे। तो आइए अब बताते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिन पर ये निर्भर करेगा। और एक बात और आपको बता दें, क्योंकि अल्पांश के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ गणना कर रहे हैं, तो इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आएगा वो भी अल्प होगा, इसलिए इसे डेल से डिनोट किया गया है। यहाँ डेल का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। तो आइए मूव करते हैं आगे की ओर। अब देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। पहला कारक देखिए एक चीज आपको दिमाग में रखना है, यहाँ से हम आपको बताए दें हैं पहले, डेल बी प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। डेल बी इक्वल टू, यहाँ पर डेल बी है, डेल बी इक्वल आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये दिमाग में रखना है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी भी डेल एल क्या है, डेल एल क्या है, अल्पांश की लंबाई है, अभी आपको डायग्राम में दिखाए थे। डेल एल लंबाई के अल्पांश के भी अनुक्रमानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, और जो बीच की दूरी दी गई थी तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना होगा। तो आइए हम बताते हैं, पहले में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन ले। पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान अल्पांश में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान अल्पांश में प्रवाहित धारा डेल बी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान अल्पांश में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल बी प्रोपोर्शनल आई। और एक बात और ध्यान में आपको रखनी होगी, यदि आप यहाँ रोमन में करेंगे तो यहाँ आपको अंकों में करना होगा, ताकि आपका समीकरण अलग बने और नंबरिंग आपकी अलग रहे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे कारक की ओर। आपको फार्मूला यहाँ हम कॉर्नर में लिखे देते हैं, डेल बी प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले को दिमाग में रखना होगा। दूसरे नंबर में डेल एल है, और डेल एल आपकी क्या है, यदि आप फिगर में देख लें अच्छे से, तो डेल एल क्या है, अल्पांश की लंबाई है। आई क्या है, प्रवाहित धारा की, और डेल एल आपकी क्या है, अल्पांश की लंबाई है। तो दूसरा कारक भी आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान अल्पांश की लंबाई डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो आइए इसको भी स्मार्ट तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान अल्पांश ए बी की लंबाई डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल बी प्रोपोर्शनल डेल एल। तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे कारक की ओर।
देखिए तीसरा कारक आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो आपका एंगल बन रहा थीटा, कोण बन रहा थीटा, किसके किसके बीच बन रहा, अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच। अच्छे से देख लें, ये आपका अल्पांश है और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली ये रेखा है। तो यदि अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण थीटा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान साइन थीटा के अनुप्रमानुपाती होगा। फिर से एक बार इसको सुन लें, यदि अल्पांश, ये आप देख रहे हैं अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण क्या हो, थीटा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान साइन थीटा के अनुप्रमानुपाती होता है। तो आइए इसे भी हम लोग स्मार्ट तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग तीसरा कारक देख पा रहे होंगे कि यदि अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण थीटा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान साइन थीटा के अनुप्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और इसे आप लोग जो समीकरण देंगे 3 देंगे, यहाँ से ध्यान रखेंगे, और ये आपका समीकरण कौन सा है, 2 है। तो आई होप अब आपके दिमाग में तीनों समीकरण क्लियर हो गए होंगे। और चौथा और अंतिम कारक, आइए इसको भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ चौथा जो आपका कारक होगा, ध्यान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान, ध्यान रखेंगे, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, कितनी दूरी है, r। देखिए ये अल्पांश है, ये बिंदु P है, तो ये रेखा जो है अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि इसका बीच की दूरी का वर्ग आप करेंगे तो आपका हो जाएगा r स्क्वायर, तो इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में 1 मानता है, तो व्युत्क्रम कर देंगे, अंश को हर में लिखेंगे और हर को अंश में लिखेंगे। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान, ध्यान रखें, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इस फार्मूले को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो देखिए चौथा कारक जो आपका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल बी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो इस तरह से ये चारों कारक आपके क्लियर हो गए होंगे आपके दिमाग में। अब ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना होगा, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, देख ली यहाँ समीकरण ये 1 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल बी का मान जो है प्रवाहित धारा के अनुप्रमानुपाती, अल्पांश की लंबाई के अनुप्रमानुपाती, तीसरा साइन थीटा के अनुप्रमानुपाती, और चौथा जो बीच की दूरी है अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब करना क्या होगा आपको, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर गुणा नहीं करना, ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ मिलाना है और गणितीय रूप में गुणा नहीं करना, हमारे कहने का मीन्स है, क्योंकि बी का यदि आप गुणा कर दें लेफ्ट साइड में तो डेल बी की पावर 4 होगी, लेकिन आपको डेल बी और डेल बी जो है वो ओनली आपको डेल बी ही लिखना होगा। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, तो आइए लिख लेते हैं जल्दी से। मिलाने पर आपका लेफ्ट साइड में रिजल्ट डेल बी ही रहेगा, राइट साइड में आ रहा, पहले समीकरण में आई, दूसरे समीकरण में डेल एल, तीसरे समीकरण में साइन थीटा, और 1/r स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में आपका r स्क्वायर होगा। जब कभी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक रखते हैं, और इस चैप्टर का जो नियतांक है ध्यान रखना है, μ0/4 इंटू आपका हो जाएगा आई डेल एल साइन थीटा, और अपॉन में आपका r स्क्वायर होगा। इसे आप समीकरण दे सकते हैं 5, कितना दे देंगे आप लोग समीकरण, इसे 5 दे देंगे। तो मिलाने पर जो ये आपका समीकरण आया है इसे हम लोग 5 देते हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात आपकी ये है कि एसआई पद्धति, इसे ध्यान रखेंगे, एसआई पद्धति में μ0/4 जो ये कांस्टेंट है, एसआई पद्धति में μ0/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ध्यान रखना है 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। कई बार इसका मान पूछा जाता है, या कई बार μ0 का मान पूछते हैं तो 4 को इधर इंटू में भेज देंगे, 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
तो समीकरण 5 से आपका कितना रिजल्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो समीकरण 5 से आपका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान रखेंगे। μ0/4 की जगह में आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो डेल बी बराबर जो आपका रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना है, ब्रैकेट में फिक्स कर दें, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये भी आपका एक रिजल्ट है और आपका ये भी आपका एक रिजल्ट है। समीकरण 5 भी आपका एक रिजल्ट। अब ध्यान रखना होगा एक चीज और, सीजीएस पद्धति में जिस तरह चैप्टर 1 में पढ़ते आए हैं सेम ही है। तो सीजीएस पद्धति में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जिस तरह 1/4πε0 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 होगी। हम इधर की ओर किए देते हैं। तो समीकरण 6 से, समीकरण यहाँ आप देखें 5 से कितना रिजल्ट हो जाएगा, यदि इसकी प्लेस में, ध्यान रखें, इसकी प्लेस में आप 1 रखते हैं तो ये रिजल्ट केवल इतना आ जाएगा, डेल बी, और बराबर लगा देंगे आई डेल एल साइन थीटा, आई डेल एल साइन थीटा, और अपॉन का r² हो जाएगा। इसको भी आप एक अच्छे से ब्रैकेट में भर दें क्योंकि ये भी मेन रिजल्ट है। और इसका जो मात्रक होगा, ध्यान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ क्योंकि सीजीएस पद्धति में लिखा है तो मात्रक जो लिखेंगे वो सीजीएस मात्रक लिखेंगे गास, और इसे समीकरण नंबर 7 देंगे। अब देखिए आपको क्या लिखना होगा लास्ट में, समीकरण 5, 6 व 7 ही बायो-सेवर्ट के नियम के गणितीय रूप। समीकरण 5, 6 व 7 ही बायो-सेवर्ट के नियम के गणितीय रूप हैं। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो इससे पहले आपको इसका अदिश रूप पता होना चाहिए। यहाँ से यदि आप समीकरण 5 को अच्छे से देखें तो समीकरण 5 के यदि अंश और हर, ध्यान रखेंगे, अंश और हर दोनों में आपको r का मल्टीप्लाई करना है। तो आई डेल एल, इसके जस्ट बाद डेल एल के बाद आपको r लगाना होगा साइन थीटा, और ये आपका r³ होगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, इस समीकरण 5 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, डेल बी बराबर, ध्यान रखेंगे, डेल बी बराबर आई डेल एल, फिर इसके बाद आपका साइन थीटा था, तो इसमें अंश और हर दोनों में r का गुणा कर दी यदि, तो आई डेल एल r साइन थीटा, और बटे में जो आपका r² था, तो यहाँ पर जब r का अंश में गुणा हो गया है तो ये r³ हो जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, डेल बी लिखेंगे। ध्यान रखें कैसे लिखेंगे, डेल बी लिखेंगे, और इज इक्वल, ध्यान रखना है, डेल बी इक्वल, ये आपका हो जाएगा, आई आपकी अदिश है, विद्युत धारा जो है वो अदिश है, और यहाँ पास डेल एल और क्रॉस आर बस लिख देंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी, अच्छे से देख लें, वेक्टर ए क्रॉस बी जब कभी होता है तो ये ओनली ए बी साइन थीटा होता है। यदि इस फॉर्म में लिखा हो तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल एल आर साइन थीटा को आप ऐसा डेल एल क्रॉस आर बस लिखेंगे, जैसे ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हैं, साइन थीटा खत्म, ऐसे ही डेल एल आर साइन थीटा को डेल एल क्रॉस आर लिखेंगे। और क्योंकि ये सदिश राशियां हैं इसलिए यहाँ पास आपको वेक्टर अप्लाई करना होगा, और बटे में आपका r³ हो जाएगा। आई होप अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका सदिश रूप कैसे होगा। और मात्रक आप लिखना चाहेंगे तो मात्रक इसका सेम रहेगा, टेस्ला रहेगा, जो कि समीकरण 5 में है। इसे आप लोग दे सकते हैं समीकरण नंबर, ध्यान रखेंगे कितना दे सकते हैं, ध्यान रखेंगे समीकरण 8। और यही जो आप देख पा रहे हैं समीकरण 8 में, ये आपका क्या है, ध्यान रखेंगे कि समीकरण 8 आपका क्या होगा, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि डेल बी की दिशा किधर की ओर होगी, ध्यान रखना है, डेल एल क्रॉस आर के अनुदिश होती है। नोट में लिखे देते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नोट में लिखेंगे कि डेल बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो डेल बी की दिशा जो होगी, डेल बी की दिशा ध्यान में रखना है, डेल एल
क्रॉस आर, डेल एल क्रॉस आर की दिशा में या दिशा के अनुदिश या, ध्यान रखेंगे, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डेल एल और, ध्यान रखेंगे, वेक्टर डेल एल और वेक्टर डेल आर के सम्मिलित तल, मान लीजिए इन दोनों का सम्मिलित तल के लंबवत होती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। डेल एल और डेल आर से मिला जो तल होगा उसके लंबवत, चाहे आप बोल दें चाहे आप ये बोल दें, डेल एल क्रॉस आर की दिशा के अनुदिश होती है। ज्यादा इजी आपका यही है जो आपका आ रहा है रिजल्ट में। तो इस तरह से सदिश रूप भी आपका पूरा हो गया। तो आई होप बायो सेवर्ट का नियम आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।